हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने 12th बीएस का फर्स्ट चैप्टर जो था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हमारे बीएस का। अभी ऑनगोइंग शेड्यूल में हमारे टेस्ट एंड एग्जाम्स भी प्लान होंगे, जिसमें हम लोग अभी बीएस के शेड्यूल में सिर्फ दो चैप्टर लेंगे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 हम ऑलरेडी पिछले क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए आज से हम चैप्टर सेकेंड स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा सेकेंड चैप्टर है, दिस इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरीके से वर्क्स करता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बारे में सारी डिटेल्स हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है। ठीक है, हम लोग अब स्पेसिफिकली बात करेंगे कि हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते क्या क्या है। ठीक है, मैनेजमेंट में किस तरीके से काम होता है और क्या क्या हमको प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने से पहले हम लोग को ये देखना है कि जो भी प्रिंसिपल्स हम लोग मैनेजमेंट को इफेक्टिवली रन करने के लिए बनाते हैं, उन प्रिंसिपल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उन प्रिंसिपल्स का नेचर कैसा होना चाहिए, उन प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस कैसा होना चाहिए। तो पहले हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्टली प्रिंसिपल्स पर ना जाते हुए उन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं। पहले प्रिंसिपल्स कैसे होने चाहिए, किस तरीके से वर्क करने चाहिए, किस काम के लिए यूज होने चाहिए, पहले हम ये डिसाइड करेंगे। उसके बाद हम प्रिंसिपल्स बनाएंगे कि क्या क्या रूल्स हमको फॉलो करने हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल्स पे जाने के पहले उसका सेटअप हम देख लेते कि कैसे प्रोटोकॉल्स बनाने हैं, उसके बाद हम प्रोटोकॉल्स बनाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक ऐसा सेट ऑफ रूल हमको बनाना है जिससे हम लोग हमारे मैनेजमेंट का बिल्कुल ऑप्टिमम यूज करके एक बिल्कुल इफेक्टिव सोल्यूशन निकाल सके और इफेक्टिवली हमारे ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सके, जिससे हमारे मिनिमम कॉस्टिंग में मैक्सिमम आउटपुट और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेशन हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाएंगे, जो भी सेट ऑफ रूल्स या प्रोटोकॉल्स हम बनाएंगे, उन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर कैसा होना चाहिए। ठीक है, हम लोग नेचर की बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे होने चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है यहां पे यूनिवर्सल। ठीक है, इसको हम यहां पे लिख लेते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबल। मतलब हमने हमारे मैनेजमेंट के लिए जो भी प्रिंसिपल बनाया है दैट शुड बी यूनिवर्सल एप्लीकेबल। ठीक है, उसमें यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जगह पर वो प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है एंड द वेरी नेक्स्ट फेज वो प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो रहा है, सो दैट इज नॉट अ गुड सिग्निफिकेंस फॉर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हमने जो भी प्रिंसिपल बनाया है वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होना चाहिए, मतलब सभी दूर अप्लाई होना चाहिए, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पर्टिकुलर स्टेट के लिए, पर्टिकुलर कंट्री के लिए, सभी दूर वो वाला प्रिंसिपल अप्लीकेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक काम में वो अप्लाई हो रहा है तो उसको मोल्ड कर दिया, दूसरे काम में वही चीज अप्लाई नहीं हो रही है। दैट शुड बी एप्लीकेबल। थोड़े बहुत चेंजेस फिजिबल होते हैं, दैट इज मैनेजमेंट। हमने बोला है कि डायनामिक होना चाहिए मैनेजमेंट, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा ही रूल ऑफ सेट हमारा चेंज हो गया। ठीक है, तो पहला नेचर हमारा जो होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, कि हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स या फिर सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं। ये फर्स्ट थिंग है। सेकेंड थिंग है जनरल गाइडलाइंस। अब जनरल गाइडलाइंस का मतलब ये होता है कि हमारे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो हमको क्या डिनोट करते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमको एक जनरल गाइडलाइंस इशू करते हैं कि किस तरीके से वर्क करना है, कब कौन सा वर्क करना है, किस स्टेप बाय स्टेप और किस प्रोसेस से हमको आगे कैरी फॉरवर्ड होना है हमारे मैनेजमेंट को लेकर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को लेकर हमको क्या जनरल गाइडलाइंस है, किस तरीके से वर्क करना है, कैसा शेड्यूल रखना है, कैसा स्टाफ रखना है, कैसी रिक्वायरमेंट है, किस टाइम की रिक्वायरमेंट है, सारी चीजें जो भी जनरल गाइडलाइंस होती है दैट ऑल्सो कम्स अंडर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। फिर आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में हमने बोला कि थ्योरेटिकल नॉलेज और रियल वर्ल्ड की जो सिचुएशन होती है ना, वो कई बार थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। हर बार सेम जो हमने थ्योरी में पढ़ा है वही एग्जैक्टली सिचुएशन हमको रियल वर्ल्ड में मिल जाए ये जरूरी नहीं है। थिंग्स आर सब्जेक्ट टू चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होने चाहिए ना वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब कि अगर सिचुएशन को देखकर मेरे सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स में अगर थोड़ा बहुत चेंजेस अगर मैं करना चाहूं तो वो मैं कर पाऊं।
मेरे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इतने रिजिड नहीं होने चाहिए कि मैं उनको बिल्कुल ही चेंज नहीं कर पा रहा हूं। अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर मुझे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करना है और सिचुएशन ऐसी है कि करंट सिनेरियो में मैं उस पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल से वो प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकता, तो मैं थोड़ा सा उसमें चेंज कर सकूं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मेरे सेट ऑफ रूल्स में होनी चाहिए। तो हमारा नेचर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कैसा होना चाहिए? दे शुड बी फ्लेक्सिबल। और फोर्थ आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब ये जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है दैट इज सिमिलर टू फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कि जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मैं एक्सपेरिमेंटेशन करके देखूंगा कि अगर मैं कोई चेंज कर रहा हूं तो किस तरीके का चेंज लाने पर मुझे क्या कॉजेस या इफेक्ट्स मिल रहे हैं। मैंने चेंज करा मतलब मैंने कॉजेस अप्लाई करे, तो उस कॉज को अप्लाई करने के बाद मैं एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन करूंगा कि मेरे इफेक्ट्स क्या क्या हो रहे हैं, उसके बाद मैं उसको चेंज में लाऊंगा। ऐसा नहीं कि ऑन द स्पॉट डिसीजन ले लिया। पहले देखो, पहले अप्लाई करके देखो, रफ डेटा पर अप्लाई करके देखो या फिर छोटे मॉड्यूल पर अप्लाई करके देखो कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा है और वो क्या रिजल्ट जनरेट कर रहा है। अगर रिजल्ट प्रॉपर है, अगर उसमें कोई लॉस नहीं है, अगर उसमें कोई डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स नहीं है, तो फिर हम उसको यूनिवर्सली सेट ऑफ रूल्स में अप्लाई करेंगे, अदरवाइज उसको निग्लेक्ट करके दूसरे एक्सपेरिमेंट पे बढ़ेंगे। तो यही होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब अगर हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस डिमांड करते हैं तो वो चेंजेस को पहले अप्लाई करके इफेक्ट को एनालाइज करो, इफ एवरीथिंग इज गुड देन गो फॉर द नेक्स्ट, या फिर उसको प्रॉपर्ली अप्लाई करने के लिए हम आगे सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आते हैं हमारे किसके? नेचर ऑफ मैनेजमेंट के। ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट के ये 4 पॉइंट्स ऑफ नोट करो, उसके बाद अपन इसके सेकेंड टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जैसा ठीक लगे। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बाद जो सेकेंड टॉपिक हमको देखना है दैट इज सिग्निफिकेंस। कि हमारे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, हमने जब बना लिए, हमारे सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स डिसाइड हो गए, तो ये सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हमको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मेरे मैनेजमेंट को, ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन को, मेरी कंपनी को, मेरे फर्म को, मेरे इंटरप्राइज को क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर अगर बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड कर रहे तो किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन की, क्या चीजें, क्या टेक्नोलॉजीज या फिर क्या सुविधाएं, फैसिलिटीज हमको ये अवेल कर रहे हैं। ये हमको देखना है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंस की। नेचर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, अब सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। पहला पॉइंट, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इनसाइट्स। ठीक है, एक बार हमने सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स डिसाइड कर लिया ना, तो अब मेरी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का जो भी मैनेजर है उसको यूजफुल इनसाइट्स प्रोवाइड हो गए। व्हाट इज इनसाइट्स? क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कब काम करना है, कितना काम करवाना है, किससे करवाना है, कब तक काम फिनिश हो जाना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड्स है, क्या डेडलाइंस है, सारी चीजें। एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में जितना भी काम होता है उसका एक प्री डिटरमाइंड डेटा उस मैनेजर के हाथ में हो गया कि उसको किस तरीके से काम कराना है और कैसे करवाना है। वो देखकर अब वो काम इजीली करवा सकता है क्योंकि उसके पास सेट ऑफ रूल्स है कि क्या उसकी बाउंडेशंस है, क्या रेस्ट्रिक्शंस है, कितनी अथॉरिटीज है, कितना ऑथेंटिकेशन है, सारी चीजें उसके पास अवेलेबल है। ठीक है, कि रॉ मटेरियल्स कब बुलवाना है, कितना बुलवाना है, कहां से बुलवाना है, किस क्वालिटी का बुलवाना है, किस रेट का बुलवाना है, कैसे काम करवाना है, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन, स्टाफ से लेकर हर काम का इंसाइट्स अब मेरे मैनेजर के पास है। ठीक है, तो अब अगर उसके पास काम है ना तो अब वो इजीली कर पाएगा। ये क्या है? फर्स्ट सिग्निफिकेंस, फर्स्ट थिंग जो हमको अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाने से क्या हेल्प मिलेगी मेरे मैनेजर को। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है बहुत अच्छे से। सेकेंड पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब व्हाट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस? ऑप्टिमम होता है बेस्ट। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर रिसोर्सेस, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेस में कितना बेस्ट निकाल सकता हूं। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब ये होता है कि मान लो मेरे पास रॉ मटेरियल आया, तो मेरे कंपनी के हेड ने ना मुझे एक स्टैंडर्ड वैल्यू दे के रखी है। उसने पहले ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सेट करके रखे। उसने मुझे ये सेट करके रखा है कि अगर आपने 10 किलो का रॉ मटेरियल यूज करा तो कम से कम उसमें से 8 किलो का प्रोडक्शन होना चाहिए। 2 किलो अगर वेस्ट में जा रहा है तो चलेगा। मतलब आपको आउटपुट कितना जनरेट करना है?
मिनिमम 8 केजीज तो होना ही चाहिए। अगर आप 8 केजीज जनरेट नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर मेकिंग मोर ऑफ द वेस्ट। आप लोग उसको इफिशिएंटली यूज ना करते हुए ज्यादा वेस्ट कर रहे हो, तो दैट इज नॉट अ गुड मैनेजमेंट। और आप उसको अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको आगे की चीजें दिक्कत देगी। आपको आपके बॉस की, आपके हेड की कुछ ना कुछ बातें सुननी पड़ेगी। दैट इज नॉट गुड फॉर योर जॉब। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या, कि हमको एक स्टैंडर्ड मिल गया है कि मुझे कितना काम करना ही है। अगर मैं उतना काम कर रहा हूं दैट्स गुड, अगर उससे ज्यादा काम कर रहा हूं दैट्स वेरी गुड, लेकिन अगर मैं उससे कम काम कर रहा हूं दैट्स नॉट गुड। ठीक है, तो मेरा सिग्निफिकेंस क्या है कि मुझे अब सेट ऑफ रूल मिल गया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट मुझे क्या हेल्प मिल गई कि मुझे स्टैंडर्ड वैल्यू पता चल गई कि मुझे मेरे रिसोर्सेज का किस तरीके से यूज करना है। मुझे ये भी चेक करना है कि मेरे वर्कर्स या एम्प्लॉयज ज्यादा वेस्ट तो नहीं कर रहे। मुझे ये भी देखना है कि वो इफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मुझे ये भी देखना है कि वो मशीन्स का प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज हो रही है, मशीन्स खाली रन कर रही है और कुछ प्रोडक्शन या रॉ मटेरियल्स यूज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का वही मतलब होता है कि मिनिमम कॉस्ट किसी भी चीज के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो, चाहे वो वर्कर्स, लेबर्स, कुछ भी हो, मिनिमम कॉस्ट में मैं मैक्सिमम कितना आउटपुट जनरेट कर सकता हूं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, दिस इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो वर्कर्स हो, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, कुछ भी रिसोर्सेज, एवरीथिंग इज रिसोर्सेज। मनी इज ऑल्सो अ रिसोर्स। आप पैसों को बर्बाद कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो कि हम लोग अगर फालतू में सैलरी बांट रहे हैं, वर्कर्स काम नहीं कर रहे, तो भी हम ये बोलेंगे कि रिसोर्सेज का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुआ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। तो दैट इज सेकंड पॉइंट that comes under the significance of principles of management। फिर है साइंटिफिक डिसीजंस। साइंटिफिक डिसीजंस का मतलब कि स्टैंडर्ड वैल्यूज हमको मिल गई। अब स्टैंडर्ड वैल्यूज मिलने के बाद में अगर मैं कोई चीज का मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो क्या रेशियो रहना चाहिए, किस रेशियो से मुझे ज्यादा अच्छी क्वालिटी जनरेट होगी, क्या रेशियो में रख सकता हूं, रेशियो को कम ज्यादा कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, ये साइंटिफिक डिसीजंस मेरे पास ऑलरेडी है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कोक कंपनी है, कोको कोला है, तो उनका फिक्स रेशियो है कि इतना परसेंट ये मिलाना है, इतना परसेंट ये मिलाना है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स कितना परसेंट मिलाना है। अगर कोई फूड है तो कितना परसेंट इंग्रेडिएंट्स कितना कितना मिलाना है। अगर कोई ड्रग्स है या फिर कोई मेडिसिन है तो कितने परसेंट क्या क्या कंपोजिशन होनी चाहिए, दैट इज फिक्स्ड। तो ये साइंटिफिक डिसीजन ऑलरेडी लिए हुए रहते हैं, जो हमको हैंड टू हैंड ऑलरेडी वहां पे मिल जाते हैं। हमको सिर्फ देखना है, वो जो क्वांटिटी लिखी हुई है उसको वेट करना है, मेजर करना है और अप्लाई करना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में वो साइंटिफिक डिसीजंस अवेलेबल है। फोर्थ पॉइंट आता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक ये सिग्निफिकेंस भी प्रोवाइड करता है कि अब अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई नए बंदे इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनके लिए मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, एजुकेशन या फिर रिसर्च फील्ड कोई और हमको चीज इनोवेट करनी है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमको और अच्छे इफेक्टिव वे में काम करना है, कोई नई चीज लॉन्च करनी है, इनोवेट करनी है, या फिर कोई पुरानी चीज को इनोवेट करना है, तो दैट ऑल्सो गिव्स सिग्निफिकेंस इन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कि अगर मैनेजमेंट में कोई नया बंदा आ रहा है, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है और रिसर्च फील्ड के लिए आगे बढ़ाना है, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर दैम। ठीक है, तो यहां पर अब ये सिग्निफिकेंस वाले पॉइंट है, प्रोवाइड मैनेजर विद यूजफुल इनसाइट्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, साइंटिफिक डिसीजंस, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, ये पॉइंट्स नोट किए। फिर दो चीज और बताता हूं। डन, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए, अब ये दो चीजें हमने अभी सिर्फ पढ़ी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स है, ये हमने नहीं पढ़ा है। हमने सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है कि उसका नेचर कैसा होना चाहिए, तो ये पॉइंट्स पढ़े हमने। फिर हमने बोला कि नहीं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या क्या होता है, वो क्या क्या हेल्प करता है मैनेजमेंट को, वो हमने पढ़ा है। ठीक है, अब ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ये भी हमको पढ़ना है कि क्या क्या प्रिंसिपल्स है। तो हमारे यहाँ ना दो लोग हैं भैया जिन लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से डिफाइन करके रखा है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिफाइन करने के लिए हम लोगों के पास दो पर्सन्स हैं। अब
इन दोनों पर्सन्स ने ना अलग अलग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दे के रखे हैं। हम लोगों को कुछ पढ़ना है साइंटिफिक मैनेजमेंट भी, ठीक है, और इसके साथ में ही दो लोगों के अलग अलग प्रिंसिपल्स भी हमको पढ़ना है। एक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए दो कैटेगरीज। पहला हमको देखना है कि टेलर ने क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए हैं, ठीक है। ये कुछ 4 to 5 प्रिंसिपल्स है हम लोगों के पास में, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में से, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्योल, हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, दैट आर 14 प्रिंसिपल्स, ठीक है। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का कंसीडर किया जाता है, जो पूछा ही जाता है वन इन द अदर काइंड। मान लो कि 14 प्रिंसिपल है तो वो आपको 3 कोई से भी नाम दे देगा और डेफिनेशंस पूछ लेगा, या फिर अगर बड़ा क्वेश्चन आया है तो वो बिल्कुल 14 प्रिंसिपल्स पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए दे देंगे। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स पूछे ही जाते हैं, और टेलर के भी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोगों को दोनों ही पढ़ना है, ठीक है। तो अगली क्लास से हम लोग पहले टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़ के इनको ओवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसमें बहुत सारी चीजें हैं, हमको प्रिंसिपल्स भी पढ़ना है और प्रिंसिपल के बेसिस पे कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स होती है, उन टेक्निक्स को भी पढ़ना है। उसके बाद में फिर हम आएंगे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल पर, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ दो चीजें पढ़ी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर और सिग्निफिकेंस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है ये बताया, और अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे ये भी तुम लोगों को बताया, ठीक है। तो आज की वीडियो अपन यहीं पर इस पर ओवर करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे प्रिंसिपल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है।